हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Yes, सो लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? चलिए। no sir. हमने लास्ट क्लास में आई थिंक रोलिंग मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिफाइन कर लिया था। नेक्स्ट, अगर मैं सेम चीज़ को किसी इंक्लाइन प्लेन के लिए डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो वो कैसे हो सकता है? नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं रोलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। सपोज कर लीजिए आपकी इंक्लिनेशन कुछ इस तरह से है, तो एक वेज यहाँ से यहाँ तक। इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी। अगर रिजिड बॉडी मैंने ले लिया, सपोज कर लीजिए कोई भी स्फीयर, सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा फोर्स अभी एक्ट करता होगा, पहले हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात, इस ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर रोल करना चाहिए। रोल करने के लिए नेसेसरी फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन उसको नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करेगा ताकि वो रोटेट करना शुरू कर दे। सपोज कर लीजिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एफ, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके सेंटर से, तो इसको मैं बोल सकता हूँ रेडियस आर। ये पर्टिकुलर फ्रिक्शन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड करेगा उसको रोल करने के लिए। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी टॉर्क फॉर रोलिंग ऑफ बॉडी। तब यहाँ से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, मतलब रेडियस, टाइम्स फ्रिक्शन। टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर लीनियर एक्सेलरेशन के टर्म में लिखिए तो इसी टर्म को लिख सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन बाय रेडियस इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स टाइम्स रेडियस। इस रेडियस को अगर उस साइड ले जाएगा तो ये मेरे पास आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म। उस पर्टिकुलर टॉर्क को इक्वेट करके मैंने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करी। सेम अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करूं एंड उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके मूवमेंट के बेस पे उसको डिफाइन करूं, तब अब देखिए इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर पे एक ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट। तो मान लीजिए इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी, उसके दो डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं उसके मूवमेंट कराने के लिए। एक होगा अलोंग इंक्लाइन प्लेन इस डायरेक्शन में, एक होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस डायरेक्शन में। ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास एम जी कॉस थीटा। पीछे की डायरेक्शन में उसको फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो उसको नेसेसरी टॉर्क प्रोवाइड कर रही थी रोटेट करने के लिए। तो वही फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एफ, उसकी वजह से पूरा सिस्टम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूवमेंट करता होगा। तब मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन बाय मास ऑफ गिवन बॉडी। मास को अगर उस साइड ले जाइए तो लिख सकता हूँ m टाइम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू एम जी टाइम्स साइन थीटा, एंड फ्रिक्शन की जगह पे लिख सकता हूँ I इंटू a डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस तरह से लिख सकता हूँ।
अब इस आई को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उस एक टर्म मैंने आपको सिखाया था, उसको कहा था मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन, उसके टर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल्स टू एम टाइम्स के स्क्वायर, इस तरह से। तब इसके बेस मैंने इस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कन्वर्ट कर दिया। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो यहाँ पे आ जाएगा m times of a plus m times k square into a divided by r square is equals to mg sin theta। मैं यहाँ से ma कॉमन करूँ तो हो जाएगा 1 plus k square by r square, जिसको हमने कहा था बीटा, which is equals to mg times sin theta। m और m cancel out, so a is equals to g times sin theta divided by 1 plus beta। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन आता है एक्सेलरेशन किसी भी रोलिंग बॉडी के लिए किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। ये बात समझ में आए? Yes, sir. Yes. ओके, इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके बेस पे मैं आपको एप्लीकेशन सिखाता हूँ उसकी। Yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? सर बस एक मिनट डायग्राम बनाना। ओके, Yes, sir. ओके। तो मेरे पास ये नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस एक्सेलरेशन के बेस पे हम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो F इज इक्वल टू, मेरे पास रिलेशन था I बाई आर स्क्वायर टाइम्स ए की वैल्यू, I की वैल्यू पुट कर दीजिए तो I इज के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। E की जगह पर लिख सकते हैं G साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को बीटा बोल सकते हैं, तब मेरे पास ये पूरा टर्म कुछ ऐसा आ जाएगा, बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा टाइम्स mg sin theta is equals to net friction acting on that particular body। अब ये मेरे पास जो फ्रिक्शन है उसके बेस पे अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हमारे पास रिलेशन होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब मेरे पास म्यू स्टैटिक, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? mg cos थीटा। तो ये मेरे पास टर्म इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग फोर्स से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंटायर फोर्स। तो ये होता है बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा टाइम्स mg sin थीटा। या अभी आप इसको रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे mg और mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू स्टैटिक should be equals to beta divided by 1 plus beta times sin theta by cos theta tan theta। मतलब इतना मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए उस पर्टिकुलर बॉडी को उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करने के लिए। अगर इस फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन होगी तो कोई रोलिंग पॉसिबल नहीं है। इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू इतनी मिनिमम होनी चाहिए, इतना या इससे बड़ा टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी सॉलिड स्फीयर को किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करने के लिए
उस सरफेस के मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी होनी चाहिए, तब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तब जैसे मैं डिफाइन करूं, फॉर सॉलिड स्फीयर अगर मेरे पास इंक्लिनेशन अगर 30 डिग्री दे रखा हो, तब म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू बीटा किसके इक्वल होता है स्फीयर के लिए 2/5 कोएफिशिएंट ऑफ mr स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 2/5 डिवाइड बाय 1 + 2/5 into tan 30 1/√3 5 + 2 7/5 2/5 5 5 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 2/7√3। मतलब इतना मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए उस इंक्लाइंड प्लेन की जिसकी इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, ताकि कोई सॉलिड स्फीयर रोल कर पाए उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। आई बात समझ? Yes. तो इस तरह आपसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के या तो फ्रिक्शन पूछ सकता है या तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ सकता है, उस सरफेस की कितनी होनी चाहिए। आलिया आप समझ आए आपको? नोट डाउन कीजिए। Yes. Yes, sir. ओके, तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया एंड उसके बेस पे ये सारे टर्म कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट टर्म होता है हमारे पास टाइम कैलकुलेट करने के लिए। टाइम फॉर रोलिंग बॉडी। तब देखिए इसके लिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए आपका इंक्लिनेशन ये है, इंक्लाइन प्लेन जिसकी अपनी कुछ हाइट हो सकती है h फ्रॉम द ग्राउंड। ये एंगल मेरे पास थीटा, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक h। तो हम डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट s मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो उसकी वैल्यू सॉल्व कीजिएगा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से, तो मैं लिख सकता हूँ sin theta is equals to perpendicular by hypotenuse, so s is equals to h by sin theta. Now using second equation of motion, s is equals to ut plus half at square. Initial velocity of object 0 क्योंकि body is starting from rest. s की वैल्यू आपको given है h by sin theta, which is equals to half. Acceleration की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेटेड है g sin theta divided by 1 plus beta and whole multiplied by t square. जब इसको सॉल्व कीजिएगा t is equals to हो जाएगा 2 times of h 1 plus beta divided by g, यहाँ पे sin theta है यहाँ पे sin theta, so 1 upon sin theta बाहर आ जाएगा रूट के, और ये मेरे पास पूरा टर्म डिफाइन करेगा। मतलब टाइम इज इक्वल्स टू 1 by sin theta रूट अंडर 2h 1 plus बीटा डिवाइड बाई जी। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड उस पर्टिकुलर बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन में बीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए। आई बात समझ? अब देखिए इसमें बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। नीट में एक बार सवाल पूछा कि आपके पास 3 डिफरेंट बॉडी है, रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। अगर तीनों को सेम इंक्लाइंड प्लेन से अलाउ किया गया फॉल करने के लिए, तो थ्रू दिस पर्टिकुलर इंक्लाइंड प्लेन,
तो फाइंड कीजिए टाइम का रेशियो कितना होगा। फाइंड रेशियो ऑफ और रिलेशन बिटवीन टाइम to reach at bottom if first condition surface is smooth and second surface is rough। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको ये बताता हूँ। लिख लिया? Yes. आलिया लिख लिया आपने? Yes, sir. ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं इन सारे ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है मेरे पास mr²/2, सो यू कैन राइट हाफ mr²। सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 टाइम्स ऑफ mr²। mr² के कोएफिशिएंट को हम बीटा बोलते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट डिफाइन करूं रिंग के लिए तो उसके लिए बीटा कितना हो जाएगा 1। सेकेंड डिफाइन करूं सॉलिड सिलेंडर के लिए तो उसके लिए बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0.5। तो सारे अलग अलग टर्म में बीटा कैलकुलेट लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 0.5, इसकी हो जाएगी 0.4। तो इस तरह अलग अलग हमने बीटा कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं टाइम टेकन किस बात पे डिपेंड करेगा, तो देखिए टाइम टेकन बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उसको उतना ज्यादा टाइम लेगा उस पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन क्या करने कवर करने के लिए। बट ये सारी चीजें कंडीशन कब होती हैं, बीटा एक्ट कब करता है, जब सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए। देखिए मैंने दो ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि स्मूथ सरफेस के लिए, तो आप बोलिएगा फर्स्ट कंडीशन में कोई फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं होगी 0, इसीलिए कोई रोलिंग नहीं होगी। इसीलिए टाइम टेकन बाय रिंग, टाइम टेकन बाय सिलेंडर एंड टाइम टेकन बाय स्फीयर, तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम। सो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1:1। ये बात समझ में आ रही थी? Yes. सेकेंड कंडीशन, अगर रफ सरफेस है तो वहां पे रोलिंग होगी तो वहां पे टाइम टेकन इस पर्टिकुलर टर्म पे डिपेंडेंट होगा, मतलब बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सबसे ज्यादा बीटा किसके लिए, रिंग के लिए, इसीलिए टाइम टेकन बाय रिंग, टाइम टेकन बाय सिलेंडर एंड टाइम टेकन बाय स्फीयर सबसे कम, सबसे ज्यादा एंड उससे ज्यादा। तो इसके बेस पे अगर रेशियो कैलकुलेट करना है तो बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। अगर मैं 1 + 1/2 तो उसको लिख सकता हूँ 3/2 और इसको लिख सकता हूँ 7/5। तो इसका रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 2:, ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा √7/5। इस तरह कुछ आएगा। आई बात समझ? Yes, sir. अगर आपको रिलेशनशिप उसके वैल्यू के हिसाब से अगर पूछे तो सबसे ज्यादा वैल्यू हो जाएगी रिंग के लिए, उसके बाद इसके लिए एंड सबसे कम सॉलिड स्फीयर के लिए, इस तरह से। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अदिति कोई डाउट? No, sir.
ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. आलिया लिखिए आपने। Yes, sir. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी रूलिंग बॉडी के लिए कैसे इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंडेंट होता है। एक नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी। इस वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। तो आप बोलिएगा एनर्जी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो लिख सकते हैं mgh। जैसे ही वो डाउनवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेगा तो उसके बेस पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी रोल करने के लिए, जो हमने पढ़ा था हाफ एम बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस बीटा, कुछ इस तरह से। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स जी एच डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा रूट अंडर। इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये मेरे पास वेलोसिटी उस पर्टिकुलर रोलिंग बॉडी के लिए, अगर किसी इंक्लाइन प्लेन से अगर वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है तब। एक चीज और भी याद रखिए, इस पर्टिकुलर रोलिंग कंडीशन में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास टोटल अमाउंट ऑफ जितनी एनर्जी होती है, मैंने उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करना सिखाया था कि कुछ पार्ट ट्रांसलेशनल टर्म होता है, कुछ पार्ट रोटेशनल टर्म होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बेस पे एक सवाल आपसे पूछेगा। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सरफेस है एंड यहाँ से कोई इंक्लाइन प्लेन है इस तरह, और ये कुछ हाइट है h। अगर मैं बोलूँ कि मैं आप यहाँ पे मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है इस तरह जो रोल करे इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, यहाँ पे रोल करना शुरू की, रोल करते करते ऊपर तक जाना शुरू की किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो पूछता है कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक रेज कर सकता है या राइज कर सकता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उसको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका, आप टोटल एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस बीटा ये यूज नहीं कीजिएगा। बोलिएगा कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो रूल करता है उसके पास दो डिफरेंट एनर्जी होती है, एक ट्रांसलेशनल एनर्जी और एक रोटेशनल पार्ट। रोटेशनल पार्ट जो एनर्जी होती है वो उसको हाइट राइज करने में कोई हेल्प नहीं करता, वो उस बॉडी को सिर्फ रोल कराने में यूज अप हो जाता है। मैंने क्या कहा, जो रोटेशनल एनर्जी है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सिर्फ रोल कराने में यूज अप हो जाता है, उसके हाइट राइज फॉल करने में कोई इम्पैक्ट नहीं शो करता। ठीक, तो सिर्फ उसके पास जितना ट्रांसलेशनल एनर्जी है वही उसके पास रिटेन रहती है, जिसकी वजह से वो हाइट तक राइज कर सकता है। आई बात समझ। Yes, sir. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रिक्शनल सरफेस पे अगर मूव कर रहा है, तो अगर आपसे पूछे कि टू व्हाट हाइट दिस पर्टिकुलर बॉडी विल राइज, तो आप पहले काम कीजिए, उस पर्टिकुलर टोटल एनर्जी जो रोलिंग है उसका ट्रांसलेशनल पार्ट कितना है आप उसको अलग कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसको आप mgh के साथ इक्वेट कर दीजिए ताकि आपको हाइट जो एक्चुअल हो वो कैलकुलेट हो पाए। आप बोलिएगा only translational part of energy is responsible for the
राइज ऑफ बॉडी। जो रोलिंग पार्ट है वो सिर्फ उसको रोटेट कराने में यूज अप हो जाता है। फ्रिक्शन उस पर्टिकुलर एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट नहीं करता बट रोल करने में यूज अप कर देता है। आई बस समझ, इसीलिए हम सिर्फ ट्रांसलेशन पार्ट लेते हैं। आलिया यहाँ तक कोई डाउट? इसको नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? Yes, sir. नीट में एक क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि आपके पास कोई एक स्मूथ सरफेस है एंड देन फिर उसके बाद एक रफ सरफेस है। इस तरह उस पर्टिकुलर रीजन में कोई एक ऑब्जेक्ट हॉलो स्फीयर, सिलेंडर या कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है। अगर इसको अलाउ की गई इस डायरेक्शन में सम v नॉट वेलोसिटी से, तो बताइए इस पर्टिकुलर रफ रीजन में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर ये ऑब्जेक्ट कोई भी सॉलिड सिलेंडर है। तब क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन रफ रीजन। ट्राई करने की कोशिश कीजिए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया था। कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर है जो वी नॉट वेलोसिटी से किसी स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है। ये मेरे पास जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ सरफेस। जैसे ही वो किसी रफ रीजन में एंटर करता है, ये मेरे पास रफ रीजन है, तो उसकी वेलोसिटी रफ रीजन में कितनी हो जाएगी? तो आप सिंपल क्या कीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कीजिए। एनर्जी ड्यूरिंग स्मूथ सरफेस एंड एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग सरफेस, दोनों को इक्वेट कर दीजिए एंड वहां से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके सर। अदिति सॉल्व हुआ आपसे? आलिया समझ आया आपको? यस सर, कर
अभी जो ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है, बाद में रफ रीजन में जो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग होती है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, फिर वहां से वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। मैं सॉल्व करूं, आप लिखिएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल एनर्जी, बाद में जब रफ रीजन में रोल करना शुरू हो गए तो उसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस बीटा इसके इक्वल होता है। सॉलिड सिलेंडर के लिए बीटा की वैल्यू होती है 1/2, पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर 1 प्लस 1/2, इट मीन्स 3/2, उससे जाएगा तो 2/3 रूट अंडर टाइम्स वी नॉट इज इक्वल्स टू, तो आपका आंसर कुछ इतना होगा। आई बात समझ? अदिति, समझ आया आपको? देखिए इस रिलेशन में मैं अगर देखूं तो वी नॉट की वैल्यू ज्यादा है या वी की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको बोलिएगा वी की वैल्यू वी नॉट से क्या हो गई, छोटी हो गई। इसका मतलब ये कि जब बॉडी रोल करने लगती है तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रोलिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए उसके पास ट्रांसलेशन पार्ट पहले से कम हो जाता है, इसीलिए उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी पहले से क्या हो गई, डिक्रीज कर ली। आगे समझ आया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अदिति, मेरी आवाज आ रही है आपको? That's it. Okay. हमने यहाँ पे तीनों टर्म डिफाइन कर लिया, एक्सेलरेशन, टाइम, वेलोसिटी, इन तीनों चीजों। अब इन तीनों का एक जनरलाइज कंक्लूजन होता है। पहली चीज, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन g टाइम्स साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, दूसरा अगर मैं टाइम के लिए डिफाइन करूं तो इसकी वैल्यू थी 1 बाई साइन थीटा रूट अंडर 2h टाइम्स 1 प्लस बीटा डिवाइड बाय ग्रेविटी, एंड तीसरा टर्म हमने कैलकुलेट किया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2h बाय 1 प्लस बीटा, कुछ इस तरह से। तो ये कंडीशन किसके लिए थी, रोलिंग कंडीशन थी, मतलब अगर बॉडी रोल करती होती तब ये कंडीशन डिफाइन करती। अगर मेरे पास कोई रोलिंग ना हो, कोई भी स्मूथ सरफेस हो, उसके लिए सिर्फ स्लिपिंग हो, तब उस कंडीशन में बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आप इन सारे टर्म में बीटा की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा जी टाइम साइन थीटा, t की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई साइन थीटा रूट अंडर 2h बाई जी, एंड वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 2gh, जो कि हमने शायद इंक्लाइन प्लेन में लॉज ऑफ मोशन में डिफाइन किया था। नेक्स्ट टर्म अगर मैं इसे बोलूं फ्री फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वहां पे कोई सरफेस ना हो, तब उस कंडीशन में कोई रोलिंग नहीं होगी, इसलिए बीटा की वैल्यू 0, और मेरे पास वहां पे 90 डिग्री
एंगल से क्या करता है, फॉल करता है। तो अगर मैं इन सारे इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंड बीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g हो जाएगी, टाइम की वैल्यू 2h बाई जी एंड वेलोसिटी की वैल्यू रूट अंडर 2gh। ये हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड चैप्टर में। तो अगर आप एक इक्वेशन याद रखते हैं एंड ये सीक्वेंस याद रखते हैं कब कब कौन सी कंडीशन हो सकती है तो आपको ये सारे फॉर्मूले इजीली सॉल्व हो जाएंगे या याद हो जाएंगे। आलिया समझ आया? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अदिति, कहाँ तक आपने समझा था? So was question का answer 2/3 था क्या? हाँ, रूट अंडर 2/3 टाइम्स p। Done, sir. अदिति लिख लिया आपने? Sir एक yes sir. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि अगर मेरे पास कोई पुली बेस्ड प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए कैसे। तो मैं आपको दो अलग अलग कंडीशन सिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक डिस्क है या कोई भी चीज इस तरह से, कोई एक फ्लाई व्हील मान लीजिए। फ्लाई व्हील एक डिस्क होती है जिसके ऊपर अगर थ्रेड या रोप कनेक्टेड होता है इसके ऊपर बाउंडेड होता है आउटर सरफेस से एंड देन फिर इसके साथ अटैच होता है कुछ ब्लॉक इस तरह से। हम उसको अलाउ करते हैं फॉल करने के लिए। तो ये आप कोई ब्लॉक ले लीजिए, इसका अपना कुछ मास m होगा। तो पहले इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा पहले उसको देखते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोलिएगा एक डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन अपर डायरेक्शन में पुल करता होगा, पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता होगा सम एक्सेलरेशन ए से। अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉडी को ले लूँ तो उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा उस पर देखा जाए। तो ये मेरे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स एक्ट करता होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर जो उसको रोटेट कराने के लिए नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करता होगा। मान लीजिए टेंशन T। ये टेंशन इस पर्टिकुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट को इस तरह से टर्न कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तब मैं बोल सकता हूँ कि वो टॉर्क जनरेट करता होगा। टॉर्क के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंड फोर्स इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इसको रेडियस मान लीजिए। तब यहाँ पे होगा टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर सेपरेशन। टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अल्फा को हम लीनियर एक्सेलरेशन के टर्म में लिख सकते हैं a बाई आर एंड इस साइड से आर उस साइड चला जाएगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंशन। तो ये आपका टेंशन की वैल्यू है।
अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कीजिए फर्स्ट बॉडी के लिए। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए लिखूं तो mg डाउनवर्ड फोर्स है, टेंशन अपवर्ड फोर्स है, विच इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये आपका इक्वेशन होगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फॉल करने के लिए। टेंशन की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह पुट कर दीजिए, तो ये टर्म आ जाएगा ma प्लस I टाइम्स a डिवाइड बाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg। अगर मुझे यहाँ से a कॉमन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगी mg डिवाइड बाई मास प्लस I बाई r स्क्वायर। तो ये इतना अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर एक्ट करेगा वाइल फॉलिंग डाउन, जिसके बेस पे ये ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू कर देगा। आई बस समझ। Yes. अब मुझे इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूले में, तो वहां से टेंशन की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक, एंड बाकी जो भी टर्म आपको अननोन होगा उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो वहां से टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। उसी तरह अगर मुझे a इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइड बाय r, या उसका उल्टा अल्फा इज इक्वल्स टू, मैंने उल्टा लिखा, r टाइम्स अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय r। a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए, तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग टर्म इस पर्टिकुलर रोलिंग बॉडी में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, if a block is attached to rolling body, हमने वहां पे 5th चैप्टर में इस ऑब्जेक्ट को जो पुली है मेरे पास उसको रोटेटिंग नहीं माना था, बट इस कंडीशन में उस पुली को मैं क्या बोलूंगा, रोटेटिंग बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। आई बात समझ, इसलिए उसका भी मास या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोशन में इंक्लूड करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट आ गया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया? Yes. आलिया आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, एक दूसरा क्वेश्चन अगर मैं दूं, दो पुली मतलब एक ही पुली और दोनों साइड अगर ब्लॉक हो तब कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई पुली है, अटैच है किसी सपोर्ट से, यहाँ से यहाँ पे ये सपोर्ट मान लीजिए, उसके दोनों साइड अगर मैंने स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, तब इस कंडीशन को सॉल्व कैसे कीजिएगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये मेरे पास कोई ब्लॉक ले लीजिए इस पॉइंट पे, ये मेरे पास कोई ब्लॉक ले लीजिए इस पॉइंट पे, इसका मास m1 बोल दीजिए, इसका मास m2 बोल दीजिए। ये डाउनवर्ड जा रहा है सम एक्सेलरेशन a से, ये अपवर्ड जा रहा है
एक्सेलरेशन ई से। तो हमने जैसे वहां पे लॉस ऑफ मोशन पढ़ा था कि टेंशन फॉर द इंटायर स्ट्रिंग हर पॉइंट पे सेम सेम होता है। अब ये चीज वैलिड नहीं होती। आप बोलिएगा जितनी देर तक या जितनी दूर तक वो जो स्ट्रिंग है वो किसी और बॉडी से कनेक्टेड नहीं है तब तक टेंशन की वैल्यू सेम होगी। जैसे वो किसी बॉडी को रोल कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जा रहा है तो उसके इधर साइड टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। आई बात समझ? क्योंकि अगर Yes. टेंशन की वैल्यू सेम होती तो उस पर्टिकुलर बॉडी को रोल नहीं करा सकते। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 डिफरेंट बॉडी के लिए बिहेव कर रहा है ये। अब 3 डिफरेंट बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है तो कैसे कैसे मान सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं इस ब्लॉक के लिए देखूं, मास m2, तो इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती होगी विच इज m2g। upward direction point of contact tension T, whole system downward direction में movement करना शुरू with some acceleration A। तब यहाँ से ले सकते हैं net force equals to due to gravity minus tension, कुछ ऐसा होगा। अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए, तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स m1 टाइम्स g, अपवर्ड फोर्स टेंशन, ये पूरा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है सम एक्सेलरेशन E से। तो उस पर लिखता है NA इज इक्वल्स टू टेंशन माइनस m1 टाइम्स g। अब उस डिस्क को देखिए कि वो डिस्क किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। तो ये डिस्क है, इसके दोनों साइड कौन कौन से फोर्सेस हैं हम पहले वो देखते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रिंग, तो इसमें एक टेंशन डेवलप E। लेफ्ट साइड ये स्ट्रिंग, इसमें एक टेंशन डेवलप E। अगर ये दोनों टेंशन इक्वल होता तो इस पर कोई टॉर्क जनरेट नहीं होता। लेकिन अगर ये राइट साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो वो डिस्क रोटेट करता होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टेंशन एंटी क्लॉकवाइज के टेंशन से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह जब कोई भी पुलिस सिस्टम होगा उनके दोनों साइड जो टेंशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ तक कोई डाउट? No. इसीलिए यहाँ पे टेंशन मैंने T2 ले लिया, T2 ले लिया, इस पॉइंट पे टेंशन मैंने T1 ले लिया। तो ये टेंशन T2 और ये टेंशन T1। अब ये जो T2 टेंशन है वो उस डिस्क को राइट साइड में टर्न कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरह से। इसको मैं बोल सकता हूँ क्लॉकवाइज टॉर्क। सेम अगर मेरे पास जो T1 होगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस तरह से, इसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स टेंशन एंड टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स टेंशन। कौन सा टॉर्क बड़ा होगा, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट किसकी तरफ हो रही है, राइट साइड में, मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। तब यहां से डिफाइन कर सकते हैं नेट टॉर्क is equals to torque clockwise minus torque anti-clockwise. Net torque is equals to moment of inertia into alpha and इसकी वैल्यू में r कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा T2 minus T1। अल्फा को हम लिख सकते हैं a by r, की पूरी वैल्यू हो जाएगी a by r square is equals to T2 minus T1। तो आपके पास 3 डिफरेंट इक्वेशन आ गए। कौन कौन से? फर्स्ट आपका आया ये टर्म, सेकेंड आपका आया ये टर्म एंड थर्ड आपका आया ये टर्म। अगर आप तीनों को ऐड कर लीजिएगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो T2, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए T1, तो वहां से ऑप्टिमम हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. तो ये मेरे पास रोलिंग पुली, उसके बेस पे मैंने सॉल्व किया। अगर पुली सेल्फ रोल करना शुरू कर दे तब कैसे बिहेव करता है एक्सेलरेशन टेंशन, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तीनों इक्वेशन को ऐड करके एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए। आता है एक्सेलरेशन। सर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन। आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, सारी चीजें कट जाएंगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। सर आर स्क्वायर बाय आई m1 m2। कुछ फोर्स भी तो आएगा एम जी के टर्म में। यस सर। आलिया कोई डाउट? No, sir.
अदिति सॉल्व हो गया? आलिया आपसे सॉल्व हुआ? No, sir. अब करना क्या है, तीनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर लेना है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। फर्स्ट आपका इक्वेशन है m1a इज इक्वल्स टू टेंशन माइनस m1 इंटू जी। सेकेंड इक्वेशन है m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस टेंशन t। एंड थर्ड इक्वेशन है आपका moment of inertia into a divided by r square is equals to tension T2 minus T। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, देखिए T1 एंड T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 एंड T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस i बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m2 माइनस m1 टाइम्स g। बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 m2 प्लस i बाई आर स्क्वायर टाइम्स g। अगर इसी में कहता है कि वो बॉडी रोल नहीं कर रही है, वो डिस्क, तो ये पूरा टर्म कितना होता, जीरो हो जाता। तो सेम आंसर आया होता जो हमने लॉज ऑफ मोशन में कैलकुलेट किया था, वो एग्जैक्टली। अदिति समझ आया आपको? आलिया समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. आलिया लिखिए आपने? Yes, sir. ओके, तो इस तरह से अलग अलग पुली बेस्ड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं एंड देन उसके बेस पे एक्सेलरेशन टेंशन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कंबाइंड मोशन किसी भी दो डिफरेंट बॉडी के लिए कैसे हो सकता है। देखिए कंबाइंड मोशन, जैसे मैं आपसे पूछूं कि शायद आप लोगों ने साइकिल देखा होगा और उसको चलाया भी होगा, तो उसके पीछे वाली चेन इस तरह से कनेक्टेड होती है एक्सल के ऊपर, और आगे में एक पैडल जहाँ से हम, तो वो थोड़ी सी बड़ी होती है। हम दोनों के बीच में चेन कनेक्टेड यहाँ से यहाँ तक, उसके आउटर बाउंड्री से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे कनेक्टेड होती है। तब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि इसका आउटर बाउंड्री आपस में कनेक्टेड होता है इस तरह। कभी आपने सोचा है कि आगे जहाँ पे पैडल होता है उसका पेरीमीटर पीछे वाले से ज्यादा बड़ा क्यों होता है? Sir, एक बार repeat कर सकते हैं? आगे जहाँ पे पैडल होता है जिसपे हम ऐसे ऐसे मारते होते हैं जिसको आगे मूव कराने के लिए, उसका साइज पीछे जहाँ पे चेन कनेक्टेड होती है जो पीछे वाली व्हील्स को रोटेट कराती है उसके साइज से ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? कोई रीजन होना चाहिए। Pedal होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज्यादा फोर्स आता है। अच्छा, अदिति आप बता सकती हैं? अब देखिएगा, अगर इस पर्टिकुलर छोटे वाले का पेरीमीटर अगर मैं काउंट करूं, ठीक है, तो अगर इसका पेरीमीटर और इस बड़े वाले पेरीमीटर देखिएगा, स्टेबिलिटी देने के लिए। स्टेबिलिटी के लिए भी होता है और एक दूसरा पर्पस भी होता है
कि इसके एक कंप्लीट रोटेशन में ये जो छोटा वाला होगा वो 5 बार रोटेट कर सकता है। तो आपके कम इम्पैक्ट ऑफ फोर्स से वो ज्यादा टाइम्स आप उसको रोटेट करा सकते हैं। आए बस समझ। Yes, sir. तो इसीलिए उसका साइज क्या होता है, इतना लार्ज डिफरेंस होता है। दूसरा, जो लोग जॉगिंग करते होते हैं या जिनको साइकिलिंग करनी होती है, उसके साइकिल में ऐसा नहीं होता। उनकी साइकिल में इन दोनों का साइज अप्रॉक्स बराबर होता है। तो जितना वो रोटेट करते हैं फास्ट फास्ट, वो उतना स्लो स्लो मूव करती है। लेकिन जो नॉर्मल साइकिल होती है उसमें पीछे का साइज आगे के साइज से काफी छोटा होता है, ताकि कम पैडलिंग में ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे बताने का एक दूसरा मतलब था। यहाँ पे आउटर बाउंड्री कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर चेन से। तो आउटर बाउंड्री इज कनेक्टेड। जब कभी आउटर बाउंड्री कनेक्टेड होती है तो सारे ट्रांसलेशनल टर्म कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? सारे ट्रांसलेशनल टर्म कांस्टेंट होंगे। मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन। एंड उसके बिहाफ पे बाकी सारी चीजें क्या होंगी? चेंज करती जाएंगी। जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट लूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है r टाइम्स थीटा। तो थीटा 1 इंटू r1 एंड थीटा 2 इंटू r2 ऐसे लिख सकते हैं। velocity which is equals to omega into r, so omega 1 into r1 is equals to omega 2 into r2, and acceleration is equals to alpha into r1 is equals to alpha 2 into r2। हम इस तरह से उन पर्टिकुलर क्वांटिटीज अननोन जो होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा इसमें कि अगर जो लार्जर पैंडल है वो अगर 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रही है, तो स्मॉलर पैंडल की जो वेलोसिटी ऑफ रोटेशन होगी वो कितनी होगी, अगर उनका रेडियस 1:2 रेशियो में है तब। तो आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ? Yes, sir. ओके। तो पहला मैंने डिफाइन किया कि अगर आउटर बाउंड्री कनेक्टेड होता है तो उसके ट्रांसलेशनल टर्म कांस्टेंट होते हैं। दूसरा, कभी कभी होता है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेल कनेक्टेड होता है। सपोज कर लीजिए ये आपका एक डिस्क है एंड ये आपका एक अनदर डिस्क है। इन दोनों के एक्सेल आपस में कनेक्टेड हो। मतलब इसका एंड पॉइंट सेंटर इसके सेंटर से कनेक्टेड हो, तब इसको हम बोलते हैं एक्सेल कनेक्टेड। जैसे आपने देखा होगा ग्लास जिसमें आप पानी पीते हैं, उसका शेप भी कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा देखा होगा, ऐसा ही है ना? Yes, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एक्सेल कनेक्टेड है। जब कोई भी एक्सेल कनेक्टेड हो तो वहां पे सारे रोटेशनल टर्म कांस्टेंट होते हैं। रोटेशनल टर्म कांस्टेंट होते हैं। रोटेशनल टर्म का मतलब थीटा which is equals to length of arc by radius, so L1 by R1 is equals to L2 by R2, या ओमेगा which is equals to V by R is equals to V by R, या alpha which is equals to A by R और A by R। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जितना रेडियस ज्यादा बड़ा होगा उसके ट्रांसलेशन टर्म उतनी ज्यादा होगी। जैसे ये आपका राइट साइड में लार्जर सरफेस है तो उसमें लेंथ या आउटर बाउंड्री, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी या लीनियर एक्सेलरेशन सारे टर्म क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक, एज कंपेयर टू छोटे वाले के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर टर्म कांस्टेंट है। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था जेई में कि अगर इस पर्टिकुलर ग्लास को सिंपली रोल करूं सरफेस पे ऊपर, तो ये रोल करने पे राइट साइड रिफ्लेक्ट करेगी या लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट करेगी? आप क्या बोलेंगे? इसको आप रोल कर दीजिए हॉरिजॉन्टल, तो राइट साइड रिफ्लेक्ट करेगी, लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट करेगी। अभी जिस पोजीशन पे है ये ग्लास था, आलिया बता सकते हैं?
क्वेश्चन नहीं समझ So left side. गुड। तो मैं बोला कि इस पर्टिकुलर ग्रास को अगर मैं रोल करूं, कि सरफेस के ऊपर इस तरह से रोल करूं, तो चूंकि उसके दोनों आउटर एजेस अलग अलग साइज के हैं, तो वो किस डायरेक्शन में अपने आप को बेंड करेगी, मैंने ये क्वेश्चन पूछा। आइडिया समझ आया? नो सर। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको? मैंने कहा कि अगर कोई भी एक ग्लास ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, सपोज कर लीजिए आपके पास ये कोई सर्कुलर बॉडी है, इसको आपने रोल करना है इस तरह। तो अभी चूंकि दोनों तरफ का पेरीमीटर सेम सेम है, तो इसलिए लीनियर मूवमेंट करेगी। लेकिन इसी में अगर साइज में वेरिएशन होता है तो ये लीनियर मूवमेंट नहीं करती, राइट साइड या लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करती होती, डिपेंडिंग अपॉन देयर वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप देखिए इस पर्टिकुलर टर्म में जितना रेडियस बड़ा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मैं बोलूंगा कि ये जो लार्जर सरफेस है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो स्मॉलर सरफेस है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो जो भी स्मॉलर रीजन की तरफ होता है उसकी तरफ अपने आप क्या होता है, टिल्ट कर जाता है। थोड़ी देर बाद रोल करने के बाद ये अपना शेप कुछ इसके अकॉर्डिंग बेंड करेगा, मतलब इसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ हो जाता है। आप ये रोल करके देख सकते हैं। यस। आलिया समझ आया? ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इससे वजह से मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। डन सर। अदिति आपने Yes. लिख लिया था? Yes. ओके। कहता है कि आपके पास दो डिफरेंट पैरेलल रेल है इस तरह, इसके ऊपर एक कोन शेप ऑब्जेक्ट अलाउ किया गया मूवमेंट करने के लिए। आप कभी यहाँ म्यूजियम जाइए तो वहां पे इस चीज को जरूर देखिएगा। दो इन्वर्टेड कोन ऐसे हैं। अब इसने कहा कि इसको अलाउ किया गया मूवमेंट करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो सीधे सीधे डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देगी। लेकिन उसने कहा कि जो पर्टिकुलर लाइन थी, ये पर्टिकुलर रेल, उसके डायरेक्शन को थोड़ा सा टिल्ट किया गया। सपोज कर लीजिए ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डेविएट कर दिया गया अंदर की तरफ ऐसे। तब पूछता है कि अगर मैंने ऐसे रोटेट किया तो उस रोटेशन की वजह से इस कोन शेप बॉडी का मूवमेंट किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, स्ट्रेट। अगर ये रेल लेफ्ट साइड में बेंड किया गया, इन विच डायरेक्शन इट विल डिफ्लेक्ट। सोचिए जरा। So left side. ओके, आलिया आप बता सकती हैं?
लेफ्ट साइड। कोई रीजन हो सकता है अदिति, बता सकते हैं रीजन? सर वो वाली साइड सिर्फ बेंट है, तो वो कोन की भी अपर टिल्ट करेगा तो जब वो रोटी। ओके, मैं आपको रीजन समझाता हूँ सही से क्या है कैसे है। पहले जब ये बीच में प्लेस था तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका मतलब जितना रेडियस ये कवर करता होगा उतना ही रेडियस ये भी कवर करता होगा, इसलिए दोनों की लीनियर वेलोसिटी सेम सेम होगी। लेकिन जैसे ही ये एक्सेल टिल्ट कर दिया गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब उसका जो रेडियस जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है वो कुछ इतना बड़ा हो गया, रेडियस की वैल्यू बढ़ गई। तो रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एंगुलर सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो आप बोलिएगा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू प्रीवियस जब यहाँ से मूवमेंट कर रहे थे तब। जैसे ही इसकी वेलोसिटी फास्ट होगी तो ये अपने आप को टिल्ट कर देगा दूसरी तरफ जिसकी वेलोसिटी कम होगी, जिस तरह मैंने यहाँ पे ग्लास के केस में दिखाया था। आई बात समझ? यस। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे इस पर्टिकुलर रेल को टिल्ट करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर, वहां पर रेडियस की वैल्यू बढ़ जाती है। रेडियस की वैल्यू बढ़ने की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए वो स्मॉलर रेडियस की तरफ अपने आप को क्या कर लेगा, टिल्ट कर लेगा। इसलिए थोड़ी देर बाद इसका जो शेप होगा वो अपनी पोजीशन से इसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट। आइए समझ आया आपको? इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया? यस। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अ सर्कुलर डिस्क, जिसको हम फ्लाई व्हील भी बोलते हैं, having mass 500 gram and radius 20 centimeter is connected by string, and mass of 200 gram is attached to it. Find time taken to fall 5 meter high by block. क्वेश्चन समझ आया? ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। कोई एक सिलिंड्रिकल फ्लाई व्हील है जिसके साथ कोई ब्लॉक अटैच्ड है, उसके साथ एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो इस ब्लॉक को 5 मीटर हाइट तक डिसेंड करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कीजिए। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन, वहां से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी।
सॉल्व हुआ? नो सर एक बार करके। आलिया आपने सॉल्व किया? सर पहले देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। ये सर्कुलर डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। मास की वैल्यू 0.5 और रेडियस की वैल्यू 0.2, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये पूरा टर्म आ जाएगा 10⁻⁻2 kg मीटर स्क्वायर। आई थिंक ऐसा ही आएगा। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg डिवाइड बाय m प्लस i बाय r स्क्वायर। mg मास की वैल्यू कितनी दे रखी है उस ब्लॉक के लिए? 0.2, इसको कैपिटल में ले लीजिए। ग्रेविटी 10 डिवाइड बाय 0.2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10⁻⁻2 डिवाइड बाय रेडियस 0.2। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 0.2 प्लस ये आ जाएगा 10/2 मतलब 5 and 10⁻0 means 0.05 means 0.25, 4 times हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। t इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ s बाय a। कितनी हाइट मेजर करनी थी? 5, तो 2 into 5 डिवाइड बाय एक्सेलरेशन 8 √100 मीन्स 10/8 और 5/4 और 1.25 √100 सेकेंड्स। अदिति समझ आया आपको? आलिया समझ आया? यस यस। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देख लिया? यस ओके, सो इतना इस पूरे चैप्टर में था। इस रोटेशनल मोशन में इससे ज्यादा चीजें नहीं होती, ठीक है? अब इन सारी चीजों को फिर से रिवाइज कीजिए, सारे प्रॉब्लम को करने की कोशिश कीजिए और एक लिस्ट बनाइएगा ट्रांसलेशनल टर्म एंड रोटेशनल टर्म एक साथ, ताकि दोनों में रिलेट करने में आपको आसानी हो और चीजें याद रखने में आपको आसानी हो। आई बात समझ? यस ओके देन, इतना पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, ठीक है? यस। ओके। Thank you so much.